Assalamu alaikum students, and I'm Khalid here, head of Department of Chemistry from the Legend Institute of the Management Sciences. मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में बखैर आफियत से होंगे। आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करना है। पहले 4 लेक्चर में हमने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी है। हमने लास्ट लेक्चर में अल्केन्स की प्रिपरेशन पढ़ी थी। अल्केन के कुछ रिएक्शन देखे कि अल्केन जो हैं वो किस तरीके से होते हैं। आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैं इनकी प्रॉपर डेफिनेशन ये होती है, अ रिएक्शन इन विच एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम is replaced by another atom or a group of atom is called as substitution. Substitution क्या है? जिसमें एक ऐसा रिएक्शन होता है कि एक जो एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल के एटमों को क्या कर देता है, रिप्लेस करता है, उनकी जगह खुद ले लेता है। तो ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन को नोट करें, अ रिएक्शन इन विच एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन की बेसिकली देखा जाए तो 3 टाइप्स होती हैं, यानी 3 रिएक्शंस को हम इसकी कैटेगरी में लिखेंगे। नंबर 1 पे आता है आपके पास हेलोजिनेशन। आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में अक्सर औकात बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डिटेल लिखें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन और सल्फोनेशन जो हैं वो तीनों में क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन होती है। सेकंड नंबर पर हेलोजिनेशन हमने बता दिया। उसके बाद आपके पास है सल्फोनेशन, और उसके बाद जो थर्ड पे आपके पास यहाँ पर है उसको हम कहेंगे नाइट्रेशन। तो ये बच्चों तीनों टाइप्स जो हमारे पास आती हैं, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन, ये तीनों किसकी टाइप्स होती हैं, सब्स्टिट्यूशन की। एडिशन रिएक्शन ऐसा होता है इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही होती है। तो सब्स्टिट्यूशन ऐसा होता है जिसमें कोई रिप्लेसमेंट हो रही होती है। तो जैसा कि हमने पहले भी कह दिया, अल्केन में तो सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, उसमें एडिशन की कोई भी जगह नहीं है। लिहाजा अल्केन्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा अच्छे देंगे बनिस्बत एडिशन रिएक्शन के। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जो कि हमारा टॉपिक क्या था, हेलोजिनेशन का, कि हमने किस तरीके से जो है वो हेलोजिनेशन करनी होती है। हेलोजिनेशन लफ्ज़ से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, कि इसमें हेलोजन एटम इन्वॉल्व है। हेलोजिनेशन की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, एक ऐसी सब्स्टिट्यूशन है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, हेलोजन होता है। यानी एक हेलोजन आता है, हेलोजन आकर एक मॉलिक्यूल से कोई भी एटम निकालता है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है जो बाद में आकर अटैच होता है, वो क्या होता है, वो हेलोजन होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, द सब्स्टिट्यूएंट इज नॉन एज द हेलोजिनेशन। अब अल्केन्स जो हैं, अब हमने देखना ये है कि अल्केन्स डिफरेंट तरीक़ों से हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करती हैं। यहाँ एक वर्ड बच्चों आपको नज़र आ रहा होगा, एक्सेप्ट आयोडीन। इसका मतलब ये है कि आयोडीन का और अल्केन्स का ज़्यादा अच्छा रिएक्शन नहीं है। अब ये इसका यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा क्यों है। एक्चुअली आयोडीन होती है सॉलिड फॉर्म में। हम ये बात पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि अल्केन्स क्या होती हैं, अल्केन्स वैसे ही रिएक्टिव नहीं हैं, वो रिएक्ट नहीं करती। तो एक चीज़ पहले ही स्टेबल है और उसके अंदर आप सॉलिड को ऐड कर रहे हैं, तो क्या रिएक्शन पॉसिबल है? नो। इस वजह से आयोडीन अल्केन के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करती। लेकिन वो हेलोजेंस के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं? हेलोजन में बाकी कौन सी होगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, या तो ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में काम करती हैं या ये डिफ्यूज्ड सनलाइट, जैसे मध्यम सी सनलाइट होती है। टेम्परेचर इसमें कितना होना चाहिए, 250 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ताकि आपके पास एक मिक्सचर या प्रोडक्ट आ सके।
अल्केन्स जब भी हेलोजिनेशन शो करती हैं, ये हेलोजिनेशन इनकी जब होती है तो बेसिकली ये किसकी प्रेजेंस में करती हैं? सनलाइट में, सनलाइट में या डिफ्यूज लाइट में या यूवी लाइट में, क्योंकि इन रिएक्शंस का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ज़ीरो। ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से मुराद ये है कि इनमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता वहाँ सिवाय लाइट के। जब तक लाइट नहीं होगी ये रिएक्शन कभी भी स्टार्ट भी नहीं ले सकता। तो ये क्या हो गई हमारे पास? हेलोजिनेशन। अब हम इसके कुछ रिएक्शंस देखेंगे जो कि आप सब ने, यकीनी बात है कि बहुत बार एफएससी में पढ़े होंगे। ज़रा रिएक्शंस के हम स्टार्ट लेते हैं। फॉर लेट्स सपोज वी हैव मीथेन CH4, इसमें डालेंगे क्लोरीन, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? डेल्टा, यानी डेल्टा का मतलब ये है कि सनलाइट आ रही है, HV का मतलब ये है कि कोई अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वहाँ पर मौजूद है। होगा क्या कि एक H इसको ले लेगा और एक इधर चला जाएगा, यानी सब्स्टिट्यूशन हो रही है, प्रोडक्ट बनेगी CH3Cl और एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ लग जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि क्लोरीन ने पहले से मौजूदा हाइड्रोजन को क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है। फर्दर भी ये रिएक्शन, अब कभी भी ये रिएक्शन रुकता नहीं है, ये रिएक्शन चलता रहेगा जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते। अब अगले में क्या होगा? ये जो प्रोडक्ट बना है ये तो हो गया ना पहला। अब दूसरे रिएक्शन में क्या होगा कि CH3Cl मज़ीद क्लोरीन को अपने अंदर हल करेगा, ठीक है, HV। अब क्या होगा कि अब प्रोडक्ट यही बननी है कि एक H ने इस Cl को ले लेना है और Cl यहाँ आकर इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा। आप सिंपल ये याद रखें, HCl आपने पहले बाहर निकालना है। HCl आ गया, बाकी बच गया आपके पास CH2Cl2। थर्ड में क्या होगा? थर्ड में ये फिर रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, क्योंकि जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते रिएक्शन होता रहेगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। जबकि इसका नाम क्या था? इसका नाम सिंपल है क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट में क्या होगा? CH2Cl2, इसमें मज़ीद क्लोरीन ऐड होगी, ठीक है, डेल्टा और HV मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में। अब क्या होगा? HCl पहले बाहर आ जाएगा, जब HCl बाहर आ गया तो अंदर बच गया CHCl3। ये जो CHCl3 है इसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या नाम है इसका? ट्राइक्लोरोमीथेन। और ये क्या था? डाइक्लोरोमीथेन। और ये क्या था? सिंपल क्लोरोमीथेन। ये जो ट्राइक्लोरोमीथेन होता है इसका एक दूसरा नाम भी होता है, उसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म। फोर्थ में, क्योंकि अभी भी स्टिल एक हाइड्रोजन बची हुई है, सब्स्टिट्यूएंट अच्छा वो होता है जो सारे का सारा उसे सब्स्टिट्यूट कर दे। तो CHCl3 ये ऐड किसको करेगा? Cl2 को, और बनाएगा H तो सारे चले गए, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और साथ में HCl। तो ये क्या बन गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये मैंने आपके सामने जो है कुछ रिएक्शंस हेलोजिनेशन के लिखे। और अगर हेलोजिनेशन में क्लोरीन इस्तेमाल हो रही हो तो हम उसे क्या कहते हैं? क्लोरीनेशन कहते हैं। एक्चुअली ये जो चार प्रोडक्ट आपके सामने नज़र आ रहे हैं आपको, क्लोरोमीथेन है, डाइक्लोरोमीथेन है, ट्राइक्लोरोमीथेन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये डिपेंड करता है कि आपने मीथेन और क्लोरीन की रेशो कितनी ली थी। तो रेशो जैसे जैसे आप चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे इनकी रेशो भी चेंज होती जाएगी, कौन ज़्यादा बनेगा या कौन कम बनेगा। अब अगर हम एक जनरल सी बात करते हैं कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन एक्चुअली कभी भी हेलोजिनेशन में इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि फ्लोरीन इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि इवन दैट इसको जिस बर्तन में तैयार किया जा रहा होता है, इसकी तैयारी भी आसान नहीं है फ्लोरीन की, क्योंकि हम इसको जिस बर्तन में तैयार कर रहे होते हैं वो बर्तन भी खुद इससे क्या कर जाता है? रिएक्ट कर जाता है। लिहाजा अब हमने क्या इसके अंदर करना है कि इसको हमने फ्लोरीन को इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद फ्लोरीन, ये तो हो गया। ब्रोमीन जो है वो सिमिलर कंडीशन देता है लेकिन लेस विगरस होता है। आयोडीन रिएक्ट ही नहीं करता, क्योंकि ब्रोमीन फिर लिक्विड आ जाता है तो वो उसकी रिएक्टिविटी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है।
अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि अब फर्ज करें आपने इथेन डाला है, बिल्कुल उसी वे में होगा, HCl एक बाहर आ जाएगा और Cl उसके अंदर जाएगा। लेकिन मैं आपको एक रिएक्शन इसका फर्दर लिख कर दिखा देती हूँ। इसको इरेज करते हैं। फर्ज करें अब हमने इथेन लिया है, क्या लिया है हमने, इथेन, CH3CH3, इसमें डालेंगे क्लोरीन, ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगी, HCl, बाकी क्या बच गया, CH3, CH2 और Cl, यही बचेगा ना, CH3 CH2 Cl। अब जब ये CH3 CH2 Cl जब फिर से ऐड करेगा क्लोरीन को, तो फिर दो चांसेस, जाहिर सी बात है, फिर दो क्लोरीन ऐड हो जाएंगे। यानी जब इसको दोबारा मैं लिखती हूँ, CH3 CH2 Cl, जब ये फिर से क्लोरीन को ऐड करेगा तो एक क्या बन गया, HCl, ये तो प्रोडक्ट लाजमी बननी है। अब इधर एक क्लोरीन ने यहाँ ऐड होना है, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, CH2Cl और ये Cl, तो ये क्या बन गया, डाइक्लोरोईथेन, क्या बन गया, ये डाइक्लोरोईथेन। तो अब हम इसका ज़रा जो है वो मैकेनिज़्म डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने रिएक्शन तो पढ़ लिया, अब हमने मैकेनिज़्म देखना है, और आपके जो सिलेबस है उसके अंदर इसका मैकेनिज़्म जो है वो इन्वॉल्व है आपके सिलेबस में, इस वजह से ज़रा इसको बहुत अच्छे से देखते हैं हम। मैकेनिज़्म इसका क्या है कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है। पहले तो रेडिकल और बॉन्ड में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। रेडिकल ये होता है कि फ़र्ज़ करें ये दो क्लोरीन के एटम जुड़े हुए हैं, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, जैसा कि आपको पता है। चलें इसको भी हम रेज करते हैं, दोबारा देखें। सपोज वी हैव हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक है, ये एक बॉन्ड बन गया। अगर मैं ये बॉन्ड किसी वजह से ब्रेक कर देती हूँ तो इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास भी एक आ गया, दोनों अब अनस्टेबल हो गए, दोनों बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हो गए। अब दोनों इस तलाश में हैं कि दोनों को कोई एक एक इलेक्ट्रॉन वाला एटम मिले और ये क्या बना लें, बॉन्ड बना लें। तो ये इस स्पीशी का नाम है फ्री रेडिकल, जिसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये हाईली क्या होती है, हाईली रिएक्टिव होती है। अब हम स्टेप्स की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में ये होता है कि अभी चेन ने स्टार्ट होना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में फिर चेन चल पड़ती है। प्रोपागेशन का मतलब ये कि चेन स्टार्ट होगी तो वो चलेगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पहले क्लोरीन एक ऐड होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे क्लोरीन उसमें ऐड होते हैं और सारे के सारे हाइड्रोजन उसमें रिप्लेस हो जाते हैं। थर्ड पे चेन टर्मिनेशन स्टेप होता है। अब जाहिर सी बात है, चेन ने कहीं ना कहीं से टर्मिनेट होना है, जब तक वो टर्मिनेट नहीं होगी हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट नहीं आ सकता। तो अब हम इसका जो है वो मैकेनिज्म देखते हैं कि हमने इसको किस तरीके से देखना है, ठीक है। तो सिंपल सा मैकेनिज्म है, लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले क्या होना है, स्टेप 1 मैंने आपको भी बताया, उसमें चेन इनिशिएट हो रही है, चेन स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले तो क्लोरीन रेडिकल में चेंज होगा, ये क्या बनाएगा, क्लोरीन, क्लोरीन बॉन्ड था, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया और दूसरे क्लोरीन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन रह गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ से चेन इनिशिएट हो गई है, यहाँ से चेन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या है बच्चों, चेन इनिशिएशन स्टेप में ये है कि कोई भी हैलोजन आप लें, उस हैलोजन को पहले ब्रेक डाउन करें अपने प्रॉपर एलिमेंट के अंदर, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होना है, चेन प्रोपागेट। जाहिर सी बात है, ये फ्री रेडिकल जो है इसने कोशिश करनी है कि ये प्रोपागेट हो, आगे चले। तो अब ये क्या होगा, फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या था कि हमने हीट और लाइट की प्रेजेंस में चेन को इनिशिएट करवाया या चेन को स्टार्ट करवाया। सेकेंड स्टेप में क्या है कि अब आपके पास क्लोराइड का फ्री रेडिकल आएगा, ये आकर किस पर अटैच होगा, जाहिर सी बात है मीथेन है, इथेन है या जो भी है। क्या हम मीथेन को यूं लिख सकते हैं, HCH3 लिख सकते हैं ना, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि CH4 और CH3 और H एक ही चीज़ है। तो अब HCl के पास चला गया, क्या बन गया, HCl।
लेकिन अब जब इसने इस बॉन्ड की जगह ले ली, इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, अब वो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ शेयर हो गया। अब जब इसका और इसका बॉन्ड टूटा तो इसने तो इसके साथ शेयरिंग करी, लेकिन ये अकेला रह गया, तो लिहाजा फ्री रेडिकल जो एक इलेक्ट्रॉन खाली था वो CH3 के ऊपर आ गया। इसी को कहते हैं चेन प्रोपगेशन स्टेप, या चेन जो है वो प्रोपगेट हो रही है, चल रही है। अब नेक्स्ट में क्या होगा कि नेक्स्ट में वो मज़ीद क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। जैसे CH3 का फ्री रेडिकल मज़ीद क्लोरीन को जब डिज़ोल्व करेगा तो ये क्या बना देगा, CH3Cl, और साथ में क्लोरीन का फिर एक फ्री रेडिकल पैदा होगा। जब क्लोरीन का फिर एक फ्री रेडिकल पैदा होगा, ये अगले मॉलिक्यूल पर जाकर अटैक करेगा। तो सेकेंड स्टेप मेरा ख्याल है सबको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया है कि क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल बनाया था वो अटैक करेगा किसके ऊपर, मीथेन के ऊपर, CH3H के ऊपर, यानी CH4 के ऊपर। तो HCl बन गया। जब HCl बना तो क्लोरीन ये CH3 का फ्री रेडिकल आपके पास हासिल हो गया। अब इस तरीके से वो बता रहे हैं कि चेन प्रोपागेट कैसे हो रही है, कि कैसे जो है वो रेडिकल एक दूसरे पर शिफ्टिंग करते रहते हैं। तो CH3 फिर मजीद क्लोरीन के साथ हल हुआ, CH3Cl बन गया। ज़ाहिर अब इसका एक इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड में चला गया तो ये तो अलग रह गया, इसके ऊपर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन खाली आ गया, यानी कि वो क्या है, वो फ्री रेडिकल बन गया। अब हम स्टेप नंबर 3 पर मूव करते हैं। पहले हमने 2 स्टेप को अरेज कर दिया। स्टेप नंबर 3 में क्या होना है कि चेन ने अब टर्मिनेट करना है। चेन जो बनी हुई है हमने उसे क्या करना है, उसे मोड़ना है। तो अब क्या होगा, इसमें CH3 का एक रेडिकल मेरे पास बना था एक स्टेप में, दूसरे स्टेप में मेरे पास क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना था। दोनों मिलेंगे और चेन टर्मिनेट हो गई, यानी ये रेडिकल जो है वो ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इसके पास था, और इन्होंने आपस में क्या शो कर दी, बॉन्ड बना दिया ऐसे। तो क्या बन गया, CH3Cl। या चेन टर्मिनेट ही होनी है ना, तो ये भी हो सकता है कि CH3 का फ्री रेडिकल CH3 के फ्री रेडिकल के साथ मिल जाए और क्या बनाए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसी तरीके से ये भी पॉसिबल है कि Cl का फ्री रेडिकल Cl के फ्री रेडिकल से अटैच हो और क्या बनाए, Cl2, यानी Cl और Cl, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब फ्री रेडिकल्स ने अपने आप को क्या कर लिया है, टर्मिनेट कर लिया है, या अपने आप को वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। फ्री रेडिकल डिस्ट्रॉय होते हैं। कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं, जब वो फ्री रेडिकल्स आपस में कपलिंग कर लेते हैं, यानी वो आपस के अंदर अटैच हो जाते हैं। तो ये था हमारा फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेलोजिनेशन का टॉपिक पूरा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरीके से जो है वो हेलोजिनेशन हो सकती है। और इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए, फिर ये जो क्लोरीन के फ्री रेडिकल होते हैं ये किसी के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। मतलब अगले जो मॉलिक्यूल बना होगा CH3Cl, जैसे फर्ज करें ये मेरे पास बना है CH3Cl, ठीक है, इसके ऊपर फिर क्लोरीन आकर अटैक करेगा, फिर से वही सारे प्रोसेस होंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो इस तरह से क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल होता है वो कई मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता रहता है। अब नेक्स्ट में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कंपैरिजन ऑफ द रिएक्टिविटी। इसमें हम ये सीखेंगे कि कौन सी हेलोजन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम है, कौन सी जो है वो हेलोजन हमें सही तौर पर प्रोडक्ट देगी। तो सबसे पहले अगर कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी देखते हैं, तो कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी में आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, और उसके बाद लास्ट पे कौन सी है, आयोडीन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब ब्रोमिनेशन जो होती है और क्लोरीनेशन जो होती है ये दोनों सिमिलर हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो ब्रोमिनेशन होती है ये थोड़ी सी सुस्त होती है, थोड़ा कम मतलब रिएक्टिव कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि इसकी रीज़न हमें ऑलरेडी पता है कि ब्रोमीन होता है लिक्विड, और जैसे जैसे आप डाउनवर्ड मूव करते हैं इसमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं हेलोजेंस के। क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि डाई एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, ये खाली F नहीं है, F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो होती हैं जब आप डाउनवर्ड मूव कर रहे होते हैं तो वो ज़्यादा होती जाती हैं। इस वजह से आयोडीन, बिल्कुल ही सॉलिड आयोडीन तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। अब ब्रोमिनेशन जो है वो क्या होती है कि प्रोडक्ट इसमें जो है वो कैसे बनती है। अब वो कहते हैं कि जो ब्रोमीन है
ये अटैक तो कर देती है, जैसे क्लोरीन अटैक करती है, बिल्कुल वैसे ही कौन अटैक करता है, ब्रोमीन अटैक करता है। लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट बनती है वो लीनियर प्रोडक्ट ज़्यादा बनती है, ठीक है। अब वो लीनियर प्रोडक्ट जो है वो कैसी बनती है ये मैं आपको बताती हूँ। इसको हम इरेज करते हैं। देखें, अब फर्ज करें मेरे पास एक कंपाउंड था, लेट्स सपोज आई हैव CH3 CH3 ये सेकेंडरी मेरे पास अल्केन है कोई भी, इसमें ऐड होनी है ब्रोमीन Br2। अब मेरे पास दो प्रोडक्ट बन सकती हैं, जाहिर सी बात है दो प्रोडक्ट बन सकती हैं ना। एक प्रोडक्ट तो ये बने कि ये ब्रोमीन इस साइड पर आकर अटैच हो जाए, यानी ये ब्रोमीन यहाँ आकर अटैच हो और HBr निकल जाए, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये ब्रोमीन यहाँ आकर अटैच हो जाए और यहाँ से हाइड्रोजन निकल कर क्या बना दे, HBr। या यहाँ अगर अटैक करता है तो ये एक ही बात है, यहाँ करे यहाँ करे, ये दोनों जो हैं वो फर्स्ट या टर्मिनल पे मौजूद हैं। दो तरह की प्रोडक्ट इसका मतलब है हमारे पास बन सकती हैं। पहली तरह की प्रोडक्ट होगी ये कि अगर Br यहाँ आकर अटैच हो, अगर Br यहाँ आकर अटैच होता है प्रोडक्ट बनेगी CH3 HCH2 और ये आ गया Br प्लस HCl। एक प्रोडक्ट ये बनने का चांस है। दूसरा चांस क्या है, दूसरा चांस ये होता है कि आप ब्रोमीन को यहाँ अटैच करवाएं। जब आप ब्रोमीन को यहाँ अटैच करवाएंगे तो प्रोडक्ट जो बनेगी, इसको थोड़ा सा इरेज में करना पड़ेगा। चलें इस एरो को हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन ऐसे है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये ब्रोमीन यहाँ अटैच हो, जब ये ब्रोमीन यहाँ अटैच होगी तो प्रोडक्ट बनेगी CH3 Br यहाँ लग गया H की जगह, ऊपर क्या आ गया CH3 और इधर क्या आ गया CH3। वो कहता है ये प्रोडक्ट 99% बनेगा बनिस्बत इसके ये प्रोडक्ट के बनने के चांस बहुत कम हैं, जबकि वो प्रोडक्ट कितना बनेगा 99%। इसकी एक वजह है, इसकी वजह ये है कि ये वाला अल्काइल हैलाइड जो है ये टर्शरी है। टर्शरी का क्या मतलब होता है, मतलब वो मज़ीद 3 कार्बनों से अटैच है। तो ये जो रिएक्टिविटी होती है टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी की, ये ब्रोमिनेशन में आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। यानी ये प्राइमरी वाले का बनने का चांस बहुत कम होता है, सेकेंडरी वाले का ज़्यादा होता है, टर्शरी वाले का उससे भी ज़्यादा होता है। ये तो हमने ब्रोमिनेशन को डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है आयोडीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। आयोडीन जो है लीस्ट रिएक्टिव होती है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है। आयोडीन क्या करता है, आयोडीन को हम डाल तो देते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव CH4 प्लस I2, ठीक है। इससे क्या होता है, एक आयोडीन इसके साथ मिल जाएगा CH3I प्लस HI, यही बनेगा ना प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि ये रिएक्शन इतना ज़्यादा स्लो होता है कि जब तक आप कोई पावरफुल इसके अंदर रेड्यूसिंग एजेंट नहीं डाल देते आप कभी भी उसको वेरीफाई नहीं करेंगे। तो लेकिन वो कहता है ताहम अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ HiO3 डालते हैं तो उससे क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब आपको वही बात आ जाती है, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो इसके अंदर डालना पड़ेगा। जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे फिर ही आयोडीन कम्प्लीटली तौर पर जो है वो उसके अंदर से अलग हो सकेगी, वरना नहीं हो सकती। फ्लोरीन मैंने आपको पहले बता दिया सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होती है। इतना डिफ़िकल्ट है इस रिएक्शन को कंट्रोल करना कि आप इसे कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप इसमें फ्लोरीन डालते भी हैं बहुत सारे प्रोडक्ट आपके पास जाते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आर हेयर, जो आप जिन्हें सेपरेट भी नहीं कर सकते। सेपरेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि रिएक्शन इतना ज़्यादा तेज़ जा रहा होता है कि आप उसे अलग भी नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल देखें, CH3 वो कहता है जब इसे फ्लोरीन के अंदर ऐड करवाते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि जाहिर है वो रिएक्टिव जो बहुत ज़्यादा है। पहला प्रोडक्ट बनता है CH3CHF2, या एक और प्रोडक्ट बनेगा CH2CHF2, ठीक है। यानी डिपेंड करता है कि कितनी फ्लोरीन जो है वो उसके अंदर ऐड हुई है या कितना उसने हाइड्रोजन को जो है वो रिप्लेस करवा सकी है। या ये भी बन सकता है अगर सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएं तो ये भी तो बन सकता है CF3 और CF3, ये भी तो पॉसिबल है ना कि अगर ये सारे ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दे तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा CF3 CF3।
या एक और ये भी हो सकता है कि कार्बन टेट्राफ्लोराइड बन जाए। तो ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट को फिर आपके लिए सेपरेट करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये तो हमने कंपैरिजन ऑफ एक्टिविटी पढ़ा, हमने देखा। तो लेकिन क्या है कि इसका एंड हमने यही निकाला है कि ये जो अल्केन्स होती हैं इनकी ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन तो इजी है, लेकिन फ्लोरीनेशन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फ्लोरीनेशन जब आप करवा रहे होते हैं तो रिएक्शन इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि आप उसे कभी भी कंट्रोल में नहीं ला सकते। उसके बाद नेक्स्ट पे है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का इनके जो नाइट्रेशन और सल्फोनेशन है इनके मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम बस रिएक्शन पढ़ेंगे। जो मैकेनिज्म जो था सिलेबस में उसको थोड़ा टाइम लगा है, आपने सीखा है, इसको समझा है। नाइट्रेशन में क्या होता है, जैसे हेलोजन अगर एटम इन्वॉल्व होता है सब्स्टिट्यूशन में तो हम उसे कहते हैं हेलोजिनेशन। अगर नाइट्रो ग्रुप इन्वॉल्व है, यानी NO2 अगर इन्वॉल्व है, नाइट्रो ग्रुप NO2, तो प्रोसेस को क्या कहेंगे, नाइट्रेशन कहेंगे। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन बाय ए नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड एज ए नाइट्रेशन। इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज नॉन एज नाइट्रेशन। जिसमें NO2 को रिप्लेस करवाया जा रहा होता है हाइड्रोजन से, वो क्या कहलाती है, नाइट्रोजन कहलाती है। तो सिंपल, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन बाय ए नाइट्रो ग्रुप NO2 इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन। अब इसमें क्या होता है नाइट्रेशन में, मेरा मिक्सचर ऑफ अल्कीन एंड नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रेशन का मतलब ये नहीं NO2 को सिंपली ऐड करवा दो, जाहिर है NO2 किसके थ्रू आएगा, HNO3 के थ्रू आएगा। वेपर इज हीटेड टू, कहते हैं जब नाइट्रिक एसिड को के वेपर्स को हीट आउट किया जाता है, उन्हें गर्म किया जाता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी मेटल ट्यूब में, तो उस वक्त क्या होता है, वो नाइट्रो अल्केन्स प्रोवाइड करता है। नाइट्रो अल्केन्स क्या हैं, ऐसी अल्केन जिसके अंदर NO2 ऐड होता है। फॉर एग्जाम्पल मीथेन मेरे पास है, इससे मुझे नाइट्रो मीथेन बनानी है, तो मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाऊंगी, बाकी क्या बच गया मेरे पास, HCH3NO2 यानी नाइट्रो मीथेन। तो सिंपली क्या होता है, जैसे हम हेलोजिनेशन करवाते हैं, हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा देते हैं हेलोजन एटम से। यहाँ आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाना होता है NO2 से। तो जब मिक्सचर अल्केन का और नाइट्रिक एसिड के वेपर्स का उसे हीट किया जाता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी मेटल के ट्यूब में, तो वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रो अल्केन्स प्रोवाइड करता है। अब नाइट्रो अल्केन्स हमने देख ली कि नाइट्रो अल्केन्स को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, वो भी मैंने आपको थोड़ा बताया कि जिसमें NO2 जो है वो रिक्वायर होता है। अब हम ज़रा इसके ऊपर आते हैं, इसके रिएक्शंस के ऊपर। रिएक्शन में फर्ज करें मेरे पास है CH4 से ब्लैक ले लेते हैं, ओके। इसमें मैंने डाला HNO3। HNO3 को मैं यूँ लिख सकती हूँ HONO2, लिख सकते हैं ना, HNO3 और HONO2 एक ही बात है। प्रोडक्ट बनेगी, यहाँ से OH आएगा, यहाँ से आएगा H, क्या बन गया, H2O, और बाकी प्रोडक्ट क्या आ गई, CH3NO2। दिस इज नाइट्रोमीथेन, दिस इज नाइट्रोमीथेन। सेम इसी तरह एक और रिएक्शन भी परफॉर्म किया जा सकता है, और वो रिएक्शन होता है इथेन के साथ। पहले इसको इरेज किया, अब देखें इथेन के साथ जब रिएक्शन करेगा CH3 प्लस HONO2 यानी HNO3, ठीक है। अब एक तो यूं बनेगा कि OH इस H को ले लेगा, क्या बना देगा, H2O, सही है। और प्रोडक्ट क्या बन गई, CH3 CH2 और NO2 यानी नाइट्रो इथेन। लेकिन होता ये है कि ये एक रफ रिएक्शन होता है। रफ रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाता है। बहुत ज़्यादा ब्रेक होगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर एक वाला भी बन सकता है, और वो क्या होता है, CH3NO2 नाइट्रो मीथेन, सही है। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे पास आ सकते हैं। अब हम एक और रिएक्शन इसी का, मीथेन के साथ हमने देख लिया, हमने इसे इथेन के साथ देखा। अब हम एक और फर्ज करें रिएक्शन करना चाह रहे हैं, वो है प्रोपेन के साथ। इसको इरेज किया, प्रोपेन के साथ करते हैं CH3 CH2 CH3 प्लस HNO3। ये क्या होती है, प्रोपेन।
अब प्रोपेन के साथ 3 चांसेस हैं, या तो NO2 यहाँ ऐड हो, ये यहाँ हो, या ये यहाँ हो। 3 चांसेस हैं इसके, ठीक है। पहला चांस मैं लिखने लगी हूँ, CH3 प्रोडक्ट जिसकी बनेगी CH2NO2। पहला चांस ये हो गया, NO2 यहाँ ऐड हो रही है, यानी यहाँ। दूसरा चांस ये है कि NO2 यहाँ ऐड हो, तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट वही बनेगा, लेकिन NO2 को आप इधर ले आएँ। इसको इरेज करें पहले। कैसे बनेगा, NO2 यानी यहाँ इस हाइड्रोजन की बजाय NO2 लग गया, और बाकी क्या बच गया, CH2 और CH2, और फर्दर जो चेन थी वो वैसी की वैसी आ गई। एक चांस ये है कि ये NO2 इसके पास जाकर ऐड हो, तो फिर प्रोडक्ट क्या आएगी, CH3C, इससे एक H निकला, तो यहाँ क्या लग गया, NO2H, एक निकला है ना H, NO या CH3। क्लियर हुई ये बात कि इसमें क्या हो रहा है कि एक सिंपल बनी 1 नाइट्रोप्रोपेन, ये 1 नाइट्रोप्रोपेन है जिसमें 1 साइड पर नाइट्रो लगा हुआ है। ये क्या है, ये 2 नाइट्रोप्रोपेन है, तो इसे 1 नाइट्रोप्रोपेन भी बन सकती है, 2 नाइट्रोप्रोपेन भी बन सकती है। और एक बात मैंने आपको और बताई, जब हम रिएक्शंस करवा रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा रफ रिएक्शन होता है। हो सकता है ये 3 वाला बॉन्ड 2 में कन्वर्ट हो जाए, हमें नाइट्रोइथेन भी मिल जाए। हो सकता है इसके साथ इसका बाय प्रोडक्ट ये भी पॉसिबल है कि वो एक बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, तो हमें साथ साथ में नाइट्रोमीथेन भी मिल जाए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो इसके अंदर हो सकती हैं। तो अब नाइट्रेशन का एक रूल है, नाइट्रेशन यानी होती कैसे है, इसका एक क्या है, इसका एक रूल होता है। वो रूल क्या है, रूल बहुत सिंपल है। तमाम वो नाइट्रोल केन प्रोड्यूस होंगी दैट वुड रिजल्ट फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी हाइड्रोजन फ्रॉम द एल्काइल ग्रुप ऑफ द स्टार्टिंग एल्केन। यकीनन आपको अभी इस बात की समझ नहीं आई होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप अल्केन का नंबर बढ़ाते जाएंगे, हायर लेकर जाते जाएंगे, हायर अल्केन लेकर जाते जाएंगे, तो क्या होगा, वो नाइट्रो अल्केन्स बनेंगी जो कि स्टार्टिंग वाला हाइड्रोजन ही रिप्लेस करवा सकती हैं। समझ आई बात की, यानी कि बीच वाला हाइड्रोजन कभी भी रिप्लेस नहीं करवाया जा सकता जब तक कि कार्बन का नंबर छोटा ना हो। अगर कार्बन का नंबर बढ़ जाता है, हायर अल्केन आ गई, ब्यूटेन जैसे आ गई, तो ब्यूटेन में कभी भी वो प्रोडक्ट सूटेबल नहीं होगी जिसमें नाइट्रो ग्रुप कहीं दरमियान में अटैच हो रहा है, बल्कि नाइट्रो ग्रुप सिर्फ और सिर्फ वहाँ कहाँ ऐड हो रहा होता है, साइड्स पर ही ऐड हो सकता है, वो दरमियान में कभी भी ऐड नहीं हो सकता। यानी वो दरमियान वाले जो एडिशन होगी वो इतनी जो है वो सूटेबल नहीं होगी। तो ये क्या है, ये रूल ऑफ नाइट्रेशन है, ये नाइट्रेशन का क्या होता है, रूल होता है। अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं, दैट वन इज नॉन एज दी सल्फोनेशन। मैंने आपको पहले बताया, अगर रिप्लेसमेंट ग्रुप जो है वो HSO3 आ रहा है, जैसे NO2 था तो हमने उसे नाइट्रेशन कहा, अब हमारे पास HSO3 आ रहा है तो वो क्या है, इसका मतलब है वो सल्फोनेशन है। सल्फोनेशन क्या होती है, जिसमें हम रिप्लेसमेंट करते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इससे क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन एटम की रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं, किस ग्रुप से, सल्फोनिक एसिड ग्रुप से। सल्फोनिक एसिड ग्रुप बिल्कुल ऐसे है जैसे एसिटिक एसिड ग्रुप होता है। CH3COOH से जब आप एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो बाकी बचता है एक एसिटेट CH3COO नेगेटिव। तो यहाँ भी इसी तरह H2SO4 से जब एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, एक ऑक्सीजन निकाल देते हैं, तो बाकी बचता है HSO3। तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट वुड इज नॉन एज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से कैरी आउट करवाई जाती है। फ्यूमिंग का मतलब ये होता है जिसमें बुलबुले बन रहे होते हैं, थोड़े थोड़े फ्यूम्स निकल रहे होते हैं, तो उस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड से जो है वो हम सल्फोनेशन को कैरी आउट करवाते हैं। सल्फोनेशन सिंपली है क्या, रिप्लेसमेंट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम of alkane by a sulfonic acid group HSO3 is known as sulfonation। ठीक हो गया। इट इज़ कैरिड आउट विद फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। इसे कैरी आउट कैसे करवाया जाता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है वो इसे कैरी आउट करवाते हैं। अब सल्फोनेशन का नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, उसका रिएक्शन है। रिएक्शन में अब
हम देखते हैं कि इसको कैसे लिखना है। फर्स्ट करें, सपोज वी हैव ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3, H2SO4 इसके अंदर ऐड करेंगे, जाहिर है HSO3 खाली तो नहीं आ सकता, तो OH HSO3, इसका मतलब क्या है कि ये H2SO4 ही है। सिंपल क्या होगा, ये OH इस H को लेकर निकल जाएगा, क्या बना देगा, H2O। बाकी प्रोडक्ट क्या बच गई, CH3 CH2 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 HSO3, इसको कहते हैं, ये क्या बन गया, ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। क्या बन गया, ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड जो है इस तरीके से प्रिपेयर होता है। अब इस रिएक्शन का बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब इसका फ़ायदा है क्या, अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि ये जो आप अपनी लैब में सल्फोनेशन कर रहे होते हैं, उस सल्फोनेशन का जो है वो क्या फ़ायदा है, या उसे हम क्या किस तरीके से ले सकते हैं। एक्चुअली होता ये है कि ये जो अल्काइल सल्फोनिक एसिड्स होते हैं, ये मैंने जो भी आपके सामने बनाया है वो क्या था, ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड था ना। क्या था फार्मूला उसका, CH3 CH2 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 HSO3। ये जो ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड है, कोई भी अल्काइल, ये अल्काइल ग्रुप हो गया ना, ब्यूटाइल सल्फोनिक एसिड, तो कोई भी अल्काइल सल्फोनिक एसिड जो हैं, इन्हें डिटर्जेंट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये सबसे बड़ी एप्लीकेशन है किसकी, सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन की सबसे बड़ी एप्लीकेशन क्या है कि इन्हें हम डिटर्मिनेशन के लिए जो है डिटर्जेंट्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो हैं, अब वो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, ये सोडियम या पोटाशियम इनके सॉल्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक बहुत मशहूर सुना होगा नेम, RC6H5 बेंजाइल सल्फोनिक एसिड होता है, अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका मैं आपको फॉर्मूला लिखती हूँ। अब आपने डिटर्जेंट्स की हेडिंग डाली है तो समझ आ गया ना डिटर्जेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं। उसके बाद ये डिटर्जेंट्स में एग्जांपल लिख दीजिएगा, मैं आपको एग्जांपल लिखवाती हूँ। एग्जांपल है RC6H5SO3Na, ये होता है सोडियम का, इसका नाम क्या होता है, अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऑफ सोडियम साल्ट। ठीक है, ये लॉन्ड्री वर्क में इस्तेमाल होते हैं, लॉन्ड्री के जो धुलाई के होते हैं, धोबी वगैरह, वहाँ पर ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं जो हम सल्फोनिक एसिड से या सल्फोनेशन से बनाते हैं, इनका बहुत फ़ायदा है साबुन और इन सारी चीज़ों से। मतलब क्यों हम सोप की जगह क्यों डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली क्वेश्चन ये है। क्योंकि इनके जो कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट होते हैं, पोटाशियम साल्ट हैं, जो भी हैं, वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम और आयरन के आयंस होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये उनके साथ जाकर, ये जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं, ये उनके साथ जाकर प्रेसिपिटेशन शो कर देते हैं। ठीक है, और प्रेसिपिटेशन जब शो हो जाएगी साबुन की, तो क्या हो जाएगा, वो साबुन ज़ाया हो जाता है। तो इस प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, ताकि प्रेसिपिटेशन जो है उसको रोका जा सके। तो ये थी इसकी फर्दर एप्लीकेशंस कि हम कैसे जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सॉरी, आज बेसिकली हमने ये पढ़ा है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैं वो कितनी तरह के हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का लेक्चर जो है वो आज आपका कंप्लीट हो गया है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 तरह के हो सकते हैं। आपके पास जो एक एटम जिसमें या एक ग्रुप ऑफ एटम जो है वो दूसरे एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस कर रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नॉन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर वो जो रिप्लेसमेंट कर रहा है, अगर वो NO2 ग्रुप है तो वो नाइट्रेशन है, अगर वो आपके पास हेलोजन है तो वो हेलोजिनेशन है, अगर आपके पास वो कोई भी सल्फोनिक एसिड ग्रुप है तो वो क्या है, वो सल्फोनेशन है।
हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म आपके सिलेबस में इन्वॉल्व था, वो मैंने सारा आपको समझाया। काइंडली इसको बहुत अच्छे से देखना है आपने। सल्फोनेशन की एप्लीकेशंस बहुत अच्छे से याद करनी कि डिटर्जेंट्स में यूज़ होते हैं, डिटर्जेंट्स को क्यों प्रेफर किया जाता है सोप के ऊपर, वो सारा समझना है। और नाइट्रेशन का हमने देखा कि नाइट्रेशन जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, किस किस तरीके से जो है वो नाइट्रेशन परफॉर्म हो सकती है। ये हमारा जो है वो आज का लेक्चर था। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपने लेक्चर सुना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं इनकी समझ आ रही होगी। तो काइंडली बेटा इसको सीरियस लें थोड़ा, और पढ़ें जितना पढ़ सकते हैं घर में बैठ के। अपने आप को जिस तरह से हम अपने जिस्म को वायरस से बचा रहे हैं, इसी तरह बच्चों आप अपने जहन को भी इस वायरस से बचाएं, ताकि आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो तालीम है, वो कहीं स्पॉइल ना हो जाए इस वायरस से। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसे हम डिस्कशन लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।